हायर प्रेशर और वेट्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेशर बेड्स को। हम लोग डिस्कस कर चुके थे। दो तो कौन सी होती है? थर्मली इंड्यूस्ड। थर्मली इंड्यूस्ड में कितनी बेड्स होंगी? एक कैटेगरी तो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेड। दूसरी कौन सी? पोलर। पूरा बोलो। पोलर हाई प्रेशर बेड। ये दो तो हो गई पोलर हाई प्रेशर बेड और एक हो गई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेड। तो दो और एक तीन जो प्रेशर बेड्स हैं वो थर्मली इंड्यूस्ड है। इन पर ताप का असर ज्यादा होता है। उसके अलावा कुछ है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड होती है, जिन पर गति का प्रभाव होता है, पृथ्वी के रोटेशन का प्रभाव होता है। इस कैटेगरी में कौन कौन सी होती है? दो तो हो गई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेड, ये तो हो गई दो, और साथ में सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो प्रेशर बेड, सब पोलर लो प्रेशर बेड, इसके हो गए दो। तो डायनेमिकल इंड्यूस कितनी है? 4। थर्मल इंड्यूस कितनी है? 3। टोटल कितनी होगी? 7। हम लोग शुरुआत यहां से कर सकते हो। पोलर हाई, सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटोरियल लो, सब पोलर हाई, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, एंड देन पोलर हाई प्रेशर। ये बात है। अब हम देखेंगे, आप लोगों ने विंड डायरेक्शन को शो करने के लिए उसमें एरोज होते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। इसको लेकर के आपके पास 3 लॉज काम करते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ विंड, पहला कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, जिसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। ये किससे प्रभावित होता है? ये प्रभावित होता है अर्थ के रोटेशन से। पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस पर एक राउंड पूरा करती है, ठीक बात है। इस घूर्णन गति के प्रभाव से जो बल पैदा होता है कोरियोलिस फोर्स होता है, और इसकी वजह से विंड डायरेक्शन में चेंज आता है। वो चेंज किस तरह से होता है ये हम देखेंगे। इसी कोरियोलिस फोर्स को फेरल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, फेरल का नियम, ठीक है। एक इसी बात को और दूसरे तरीके से कहा गया, इसे बॉयल-बेलर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स क्या कहता है? दिस इज रेगुलेटेड बाय द रोटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। और इसका फर्क क्या पड़ता है? ये इनवर्सली संबंधित होता है, उल्टा संबंध होता है रोटेशन से। जहां रोटेशन सबसे ज्यादा होगा वहां पर कोरियोलिस फोर्स सबसे कम होगा, जहां रोटेशन सबसे कम होगा वहां कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा होगा। अब रोटेशन सबसे कम कहां है? पोल्स के ऊपर मिनिमम है, तो पोल्स के ऊपर कोरियोलिस फोर्स का असर सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। रोटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कहां होता है? इक्वेटर के ऊपर सबसे तेज घूमती, वहां पर इक्वेटोरियल बल्ज आपको दिखाई देता है, ठीक बात है। तो कोरियोलिस फोर्स मिनिमम कहां अप्लाई होगा? इक्वेटर पे। ये ध्यान रखेंगे, उल्टा संबंध होता है। अब इसका असर क्या होता है? तो ये कोरियोलिस फोर्स कह दीजिए या फेरल्स लॉ कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। लैंग्वेज क्या होगी? आपको ये ध्यान रखना है कि विंड का जहां से ओरिजिन हो रहा है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द विंड है, जहां से वो पैदा हो रही है, वह विंड अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स राइट मूव कर जाएगी। यानी विंड का डायरेक्शन इधर है बाय द वे, और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही है, तो अपनी मूल दिशा से राइट की ओर टर्न करेगी। और यदि वो सदर्न हेमिस्फीयर में है तो अपनी मूल दिशा से लेफ्ट की ओर टर्न करेगी, ठीक बात है। ये दो चीजें ध्यान रखिए।
सदर्न हेमिस्फीयर में अपनी मूल दिशा के कंपैरिजन में लेफ्ट की ओर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी मूल दिशा के राइट की ओर। आप विंड की तरह हेड और टेल जो होता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये कई लोग ज्यादातर ये कह जाते हैं कि विंड की डायरेक्शन कौन सी है, मूल दिशा कौन सी, जहां से वो पैदा होती है, इसकी डायरेक्शन ये कहलाएगी, ये कहलाएगी नीचे वाली, जहां उसकी टेल है, ना कि उसका हेड। ठीक बात है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तुम लोगों ने बहुत सारे विंड पैटर्न्स देखे होंगे। अब यहाँ एरो के निशान हम लोग लगाएंगे। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो कोरियोलिस फोर्स, इसकी बात हम लोग करेंगे, बायस बैलेंस को भी डिस्कस करना है। एक आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये जो विंड पैटर्न होता है, इसमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर का भी प्रभाव होता है। यानी हवाओं का जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेल्ट की ओर होगा। तो एक प्रथम दृष्टिया तो हम इसमें निशान कैसे लगा देंगे, ये हाई है, ये लो है, निशान ऐसे होगा। ये हाई है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ऐसे लगेगा पहला काम। ये हाई, ये इक्वेटोरियल लो, ऐसा लगेगा। ये हाई, ये इक्वेटोरियल लो, ऐसा लगेगा। उसके बाद में ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और ये सब पोलर लो, और फिर ये हाई और ये पहला काम हमने किया। अब इसमें कोरियोलिस फोर्स भी अप्लाई करेंगे। तो कोरियोलिस फोर्स अप्लाई करेंगे। ये इक्वेटर से नॉर्थ हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देख लीजिए कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव क्या होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने विंड डायरेक्शन मूल दिशा के राइट की ओर टर्न करेंगे। तो बेटा ये विंड डायरेक्शन अभी इधर है, मैं इधर को कर लेता हूँ। अब मेरा राइट इधर है, इधर, तो ये निशान कैसे चलेगा, राइट ये आगे बात समझना। ये यहाँ पे विंड डायरेक्शन इधर है, नॉर्थ की ओर, तो मैंने नॉर्थ की ओर मूव किया, राइट इधर आ गया मेरा, ये वो मैंने इधर किया। ठीक बात है, ये तुम लोग समझ। इसके बाद में यहाँ हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। अब विंड डायरेक्शन किधर है, साउथ की ओर मूव कर रखा, मैंने साउथ की ओर मूव किया। ठीक बात है। अब मेरा राइट किधर है, इधर, टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये लो, ठीक है, यहां देख लीजिए। अब हम किस में आ गए, सदर्न हेमिस्फीयर में आ गए। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या था, अपनी मूल दिशा के लेफ्ट की ओर टर्न करेंगे। ये मैं लेफ्ट की, ये मुंह मैंने नॉर्थ की ओर किया, लेफ्ट मेरा इधर है, ये एरो ऐसा बनेगी। विंड डायरेक्शन कैसा होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है, विंड डायरेक्शन किधर है, साउथ में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये किस साइड की ओर होगा, ये वाला निशान, ये लेफ्ट की ओर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट, नॉर्थ की ओर मूव किया, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये मेरा बायां हाथ, और ये निशान इस तरह से करके। अब बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये कोरियोलिस फोर्स अप्लाई हो गया। फिर बायस बैलेंस का लॉ क्या है, कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा जाता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बुक की जो लैंग्वेज है वो मैंने देखी है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, उस पर भरोसा मत कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उस पर भरोसा कीजिए। अभी इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि विंड जो है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर टर्न करेगी। बायस बैलेंस क्या कहता है, इसी बात को थोड़ा सा बात को घुमा करके वो बोलता है, शब्द उसके दूसरे शब्दों का थोड़ा सा फेर है। वो ये कह रहा है कि जिधर से विंड आ रही है ना, उसके सामने खड़े हो जाएंगे, उसके सामने खड़े हो जाएंगे। यानी विंड आपके सामने से आ रही है, उसके सामने खड़े हो जाएंगे। यदि विंड की डायरेक्शन उधर से है तो इधर उसके सामने खड़े हो जाएंगे। अभी तो अपन कैसे खड़े हो रहे थे, जिधर विंड जा रही थी अपन हमारा मुंह भी उधर ही कर रहे थे, अब तक ये था। अब विंड यदि इधर से आ रही है, कोरियोलिस में हम क्या कर रहे थे, विंड यदि इधर से आ रही थी, नॉर्थ की ओर थी, तो हमने भी अपना मुंह नॉर्थ की ओर किया, ये था। अब वो ये कह रहा है कि आप जिधर से विंड आ रही है उसके सामने खड़े हो जाइए। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये होगा कि जो हाई प्रेशर आपके राइट हैंड की ओर होगा और लो प्रेशर आपके लेफ्ट हैंड की ओर होगा। हवा किधर से किधर चलेगी, हाई टू लो, हाई टू लो। अब इस दिशा में देख लीजिए, विंड इधर से आ रही है, यानी इस विंड को देखना होगा, ये साउथ से नॉर्थ की ओर आ रही थी, साउथ से नॉर्थ की ओर आ रही थी,
तो मैंने इसकी ओर मूव कर लिया। अब हाई प्रेशर मेरे राइट की ओर है, लो प्रेशर मेरे लेफ्ट की ओर है, तो हवा किधर जाएगी? लेफ्ट की ओर। समझ में आ रही है बात? इस एग्जाम्पल को देखें, ये हवा किधर से आ रही है? नॉर्थ से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है। तो मैं इसके सामने मूव करके खड़ा हो जाऊं। अब हाई प्रेशर मेरे राइट हैंड की ओर, लो प्रेशर मेरे लेफ्ट हैंड की ओर। ये देखो लेफ्ट की ओर चला गया, हवा किधर जाएगी? लो प्रेशर की ओर। ठीक बात है, ये बायस बैलेंस करना। आगे समझ में? कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा जाता है कोरियो फेरल के लो में और बायस बैलेंस के लो में, ये जो मूल शब्दावली का अंतर है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये तीन चीजें होंगी। इसके बाद में हम थोड़ा सा विंड पैटर्न को एक बार देखते हैं। विंड्स कितने तरह की होती है, ये रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद प्लैनेटरी विंड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लैनेटरी विंड्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेड विंड्स की। ट्रेड विंड्स, उसके बाद में हुआ वेस्टर्ली। ट्रेड विंड्स कहां पैदा हुई? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में यहां पैदा होती है। और ये किधर जाती है? ये आती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर। ये देखिए आप, ये ट्रेड विंड्स, ये नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये सदर्न ट्रेड विंड्स है। ये देखिए, जो दोनों गोलार्धों की हाई प्रेशर बेल्ट से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से निकलती हैं और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर बढ़ती हैं, इन्हें ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक बात है। वेस्टर्लीज का क्या होगा? वेस्टर्लीज ये वाली है, इनका उद्गम कहां हुआ? इनका उद्गम भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हुआ, लेकिन ये मूव सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर। ये देखिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये वेस्टर्लीज पश्चिम दिशा की ओर। वेस्टर्लीज क्यों कहा? क्योंकि इनकी जो टेल है वो किधर है? पश्चिम। इनका उद्गम कहां हुआ? पश्चिम दिशा में। थोड़ा सा पश्चिम से पूर्व की ओर थोड़ा सा टर्न करती हुई नजर आती है। तो इधर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इधर ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इन दोनों से, दोनों गोलार्धों के सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर जो हवाएं जाती हैं उन्हें वेस्टर्लीज के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, इसका भी उद्गम वेस्ट की ओर हुआ, ईस्ट की ओर जा रही है। इसका भी उद्गम वेस्ट की ओर हुआ, ईस्ट की ओर जा रही है। इसकी दिशा कौन सी है? ये प्रॉपर वेस्ट नहीं होकर के कौन सा होता है? साउथ वेस्ट। और इसका नॉर्थ वेस्ट, लेकिन वेस्ट दोनों में कॉमन है। ठीक बात है। उसके बाद तीसरी जो विंड है वो है पोलर। पोलर विंड, ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से शुरू होती हैं और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं। ठीक बात है। इनकी डायरेक्शंस का आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यही तो बात करो। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से ये हवाएं पैदा होती हैं। हाई प्रेशर बेल्ट से हमेशा हवा पैदा होगी, जाएगी इधर लो प्रेशर बेल्ट की ओर। अब इसके आसपास लो प्रेशर बेल्ट कौन सा है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इधर भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई से सब पोलर लो की ओर जा रही है। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ। साउथ, आगे तुम बोलो। साउथ ईस्ट। जहां हवा पैदा हो रही है वो उसका नामकरण होगा, उसकी नेमिंग कहां से होगी? जहां से हवा पैदा हो रही है दिशा से। तो ये पैदा कहां हुई? साउथ ईस्ट में पैदा हुई। इसका नाम बताइए। नॉर्थ वेस्ट। इसका बताइए। साउथ ईस्ट। और ये भी साउथ ईस्ट, एक ही पैटर्न। ये बात समझ में आ गई? या ध्यान रखेंगे यहां से एक हवा होती है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज जिसे कहा जाता है विषुवतीय पछुआ पवनी। विषुवतीय पछुआ पवनी ये क्या होती है? ये भी हमेशा चलने वाली सनातनी पवनों की तरह ही व्यवहार करती है। अंतर क्या है? विषुवत रेखा के ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में ये चलती है। विषुवत रेखा पश्चिम से पूर्व दिशा में, लेकिन इनकी गति काफी, इनकी वेलोसिटी काफी लो होती है, काफी स्लो होती है। बहुत ज्यादा आभास नहीं करवाती कि यहाँ चलती है। इक्वेटर के आसपास हवाओं का कौन सा पैटर्न मोस्ट विजिबल होता है? कन्वेक्शनल पैटर्न। कन्वेक्शनल पैटर्न दोनों गोलार्धों की जो व्यापारिक पवनें हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, वो यहाँ पर आती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है। लेकिन
विषुवतीय पछुआ पवनें भी होती हैं, इक्वेटर के आसपास चलती है, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी वेलोसिटी, उनका वेग, उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। दिशा कौन सी होती है? पश्चिम से पूर्व, ये बात याद रखेंगे हम लोग। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें जिक्र करेंगे। देखिए अब इन हवाओं का पैटर्न कैसे चलता है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रेड विंड्स की, व्यापारिक पवनें। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि यहाँ पर सब पोलर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ हवाएं डिसेंडिंग पैटर्न में नीचे उतरती है, समझ लो, अवरोहण होता है, डिसेंडिंग, डिसेंड्स, ठीक है, नीचे की ओर उतरती है, ऊपर से उतरी नीचे की ओर। इसका मतलब हवाएं ठंडी है कि गर्म है? ठंडी है तो वो शुष्क है या उनमें नमी है? नमी है। ठंडी में नमी होगी? कैसे होगी? समुद्र है ऊपर, नमी के लिए समुद्र, नमी मतलब आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, उसमें है क्या ऊपर? ठंडी है और शुष्क है। यहां नीचे उतर गई ठंडी और शुष्क कंडीशन, यहाँ पे सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, और यहां से नीचे उतरने के बाद में ये फिर यहां से कैसे उतरी? वर्टिकल, और फिर यहाँ नीचे उतरने के बाद में समुद्र की सतह के ऊपर, अर्थ के ऊपर, फिर हॉरिजॉन्टल चलना शुरू करती है। किधर चलती है? इक्वेटर की ओर। अब रास्ते में समुद्र आएगा तो समुद्रों से ये आर्द्रता ग्रहण करती है, वाष्प को ग्रहण करती है। अब ये भाई चल रही है, फ्रिक्शन हुआ, घर्षण की वजह से गर्म हुई। कौन सी इलाके में? सब ट्रॉपिकल जोन में, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो गर्म इलाका पहले से फिर चल रही है तो घर्षण भी कर रही है हॉरिजॉन्टली, घर्षण से और ज्यादा गर्म हुई और समुद्रों के ऊपर गर्म होकर के ये वाष्पीकृत होने लगती है। ये हवाएं जब इक्वेटर के पास पहुंचती हैं, इक्वेटर का मतलब 0 डिग्री, लेकिन 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के पास पहुंचते ही इतनी गर्म हो चुकी होती है, गर्म होते ही हल्की होती है और तुरंत ऊपर हो जाती है। ऊपर जाकर कन्वेक्शनल पैटर्न में दोनों गोलार्धों की ये व्यापारिक पवनें ऊपर मिलती हैं और घनघोर बारिश करती हैं, जिसे सामान्य वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऊपर आ गई, ऊपर मिल गई। अब यहां से ये दोनों पवनें ऊपर ही ऊपर अपने अपने गोलार्ध की सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की ओर चली जाती है, ऊपर चली गई और फिर वहां डिसेंडिंग पैटर्न में नीचे उतरेंगे। नीचे आई, हॉरिजॉन्टल इक्वेटर की ओर आई, और फिर कन्वेक्शनल पैटर्न में असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर चढ़ती है। ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, फिर वर्टिकल मूवमेंट, फिर नीचे अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, फिर इक्वेटर के ऊपर कन्वेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से असेंडिंग ऑर्डर, ऊपर उठना, ऊपर जाकर के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की ओर जाना हॉरिजॉन्टली, और फिर वहां से नीचे उतरना। एक चक्र पूरा हो गया, एक साइकिल हो रहा है, साइकिल हो गया ना, एक राउंड हो गया बेटा। इसे कहा जाता है हेडली सेल्स, और यही कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है। हेडली सेल्स कहां से कहां? यहां से यहां और यहां से, इन्हें कहा जाता है हेडली सेल्स। यानी हेडली कोशिकाएं, और ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखोगे। इन हेडली सेल्स को ट्रॉपिकल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कौन से कटिबंध में है? ट्रॉपिकल जोन में, इसलिए इन्हें ट्रॉपिकल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम लिख लीजिए, ट्रॉपिकल सेल्स। ठीक बात है। अब यहां आते हैं, ये सब ट्रॉपिकल है, ये कितना है? 5 डिग्री, 30 से 35। 5 डिग्री का मतलब इनकी एवरेज डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर। इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी? 555 किलोमीटर। 5 लैटिट्यूड है, 555 किलोमीटर। इसका आधा लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा, 550, लगभग 275 किलोमीटर, 275 के आसपास मान लो, मोटा मोटा यदि हम बात करें। ये 555 किलोमीटर की चौड़ाई है, इसमें से लगभग 200 आधा करें तो लगभग 275 किलोमीटर, इधर 275 किलोमीटर, लगभग इतना हो जाता है। ठीक बात है। अब देखो हवा इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, इसका मतलब इधर कौन सी हवा जा रही होगी? इन 250 पौने 300 किलोमीटर की हवा तो चली गई इधर, और इधर के 250 पौने 300 किलोमीटर की हवा आ गई इक्वेटर के ऊपर।
ठीक बात है। अब यहाँ क्या हो रहा है, इधर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से हवा नीचे उतरी, इधर सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से हवा नीचे उतरी, और दोनों हाई प्रेशर बेल्ट की हवाएं हॉरिजॉन्टली अर्थ के ऊपर चली। किधर चली, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर। देखो इधर भी हाई है, इधर भी हाई है, दोनों के बीच में लो प्रेशर बेल्ट है, और दोनों हाई से हवा जाएगी इस लो प्रेशर बेल्ट की ओर। तो यहां भी एक सेल बनती है। कैसी सेल बनती है, ऐसे जमीन के ऊपर ऐसे लो प्रेशर बेल्ट की ओर, फिर वहां से ऊपर उठेगी, लो प्रेशर बेल्ट के ऊपर हवा हमेशा ऊपर जाएगी, और ऊपर ही ऊपर किधर जाएगी, हाई प्रेशर बेल्ट की ओर, और फिर वहां से नीचे उतरेगी। एक डिसेंडिंग ऑर्डर, एक असेंडिंग ऑर्डर। बात समझ में आ गई। हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर हमारे हमेशा हवाएं नीचे उतरती हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और लो प्रेशर बेल्ट के ऊपर हवाएं हमेशा ऊपर उठती हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक बात है। तो यहाँ इस इलाके में जो एक चक्र होता है, इसे क्या कहा जाता है, पोलर सेल्स। पोलर सेल्स, इधर भी पोलर सेल्स, पोलर और सब पोलर के बीच में जो चक्र होता है, इसे पोलर सेल्स के नाम से जाना जाता है। सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में जो चक्र होता है, इसे फेरल सेल कहते हैं। फेरल सेल्स। इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो पोलर में तो तुम लोग पकड़ लोगे, पोलर और सब पोलर के बीच में जो है वो पोलर सेल्स कहा जाता है। हेडली और फेरल सेल्स में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे। हेडली सेल्स को ट्रॉपिकल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, और जो फेरल सेल्स है, इन्हें ये कौन सा इलाका आ गया, टेम्परेट जोन का। कौन सा इलाका आ गया, इसलिए इन्हें टेम्परेट सेल्स भी कहा जाता है। याद रखेंगे इस बात को, टेम्परेट सेल्स। ये तीन चीजें हो गई, ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये हो गया ट्राइसेल्युलर सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ट्राइसेल्युलर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ द विंड्स। त्रिकोशिकीय संचरण, तीन कोशिकाएं हो गई ना, हेडली सेल्स, फेरल सेल्स और पोलर सेल्स, इनकी बात होगी, ये आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद में हम थोड़ा सा बात करते हैं, एक होता है फोर्स लैटिट्यूड, इसको देखते हैं फोर्स लैटिट्यूड क्या होता है। बेटा ये जो सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ये अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अश्व अक्षांश, ये जो सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये वाली, यहाँ हवाएं कैसे उतरी, नीचे उतरी। इस इलाके में एंशिएंट टाइम में जो व्यापारी लोग जाते थे, जहाज उसमें घोड़े वगैरह का व्यापार करने निकलते थे, देखो यहाँ क्या चीज हो रही है, यहाँ इस इलाके में सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में इस इलाके में जब वो आते थे, तो यहाँ जहाज आगे नहीं बढ़ता था, पाली वाला जहाज होता था, पाली जहाज। आज के तो स्टीमर्स नहीं होते थे, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल डीजल से चलने वाला, ठीक बात है, वो पतवार पाल वाला जहाज होता था। ठीक है, अब यहाँ हवा का पैटर्न कैसा था, नीचे की हवा का वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है इस इलाके में, कौन सा मूवमेंट हो रहा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, कहां हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। ऊपर से हवा उतरी ना, इसको हॉरिजॉन्टल को हो गया वर्टिकल, वर्टिकल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल तो यहां हुआ भैया, हॉरिजॉन्टल तो यहां हो रहा है, यहां कौन सा मूवमेंट हुआ, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जहाज को आगे बढ़ाने के लिए कैसा मूवमेंट चाहिए हवा का, हॉरिजॉन्टल। यह मूवमेंट कैसा है, वर्टिकल। और वर्टिकल भी असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग। तो यह क्या होता था कि ऊपर से हवा नीचे उतर रही है, ठंडी है, भारी है, तो नीचे उतर रही है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है नहीं, तो वो जहाज दबने की कोशिश करते थे थोड़ा सा नीचे डूबने। अब उन लोगों को लगता था कि समुद्र का देवता बलि मांग रहा है, बलि मांग रहा है, इंसान की बलि दे नहीं सकते थे, तो कुछ घोड़े उठा के उस समुद्र के देवता को अर्पित कर देते थे। होता क्या था, भाग कम हो जाता था, कम हो जाता था, और उनको ये लगता वो जहाज थोड़ा सा आगे बढ़ जाता, उनको लगता था समुद्र का देवता खुश हो गया। ठीक बात है, घोड़ों की बलि लगती थी। साइंस ने आगे जाकर के ये बात बताई कि भैया
जहाज को आगे बढ़ाने के लिए जो डिजायरेबल जो विंड पैटर्न होना चाहिए था, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होना चाहिए था, वो तो है नहीं। वर्टिकल मूवमेंट है जिससे दब रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा। तो इस वजह से इस इलाके को फोर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ये घोड़े को लेके जाते व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए। बेच के क्या 1000 जहाज में बहुत सारे घोड़े आते थे, ऐसा कोई 4 ही लेके जाते थे। जब हजारों किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो 4 घोड़े थोड़ी लेके जाएंगे, बहुत सारे के ऊपर जाते हैं। घोड़े के ऊपर जाते पानी समुद्र के ऊपर ठीक बात है। अच्छा, आप देखेंगे 3 चीजें और होती हैं। एक होता है गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, भयंकर 50 और चीखता रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड सिंकिंग 60s। ये 3 नाम है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जल और स्थल का जो वितरण है वो स्थलभाग ज्यादा है, इसलिए जो एक यूनिफॉर्मिटी होती है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें कमी आ जाती है, बीच बीच में दिक्कत आती है स्थलभाग की वजह से। बहुत सारे माउंटेन्स है, बहुत सारे स्थलभाग है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, वाटर पावर ज्यादा है, इसलिए वहां हवाओं को गति करने के लिए खुला मैदान, खुला रास्ता मिलता है। ठीक बात है। और इस वजह से बीच में किसी बैरियर की कमी की वजह से कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता, स्थलीय अवरोध नहीं होता। इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में खुला समुद्र होने की वजह से ये हवाएं प्रचंड वेग से आगे बढ़ती हैं। तो 40 डिग्री अक्षांश, ये कौन सा, पहले तो ये ध्यान रखेंगे दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं हो रही। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मामले में सिर्फ फोर्स लैटिट्यूड की बात करेंगे। ठीक है। गरजता चालीसा, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड सिंकिंग 60s। ये बात हुई सदर्न हेमिस्फीयर की। यहाँ पे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास ये जो हवाएं हैं ये भयंकर आवाज करती हुई चलो, डरावनी सी आवाज करती हैं। तो इनका ये नामकरण यहाँ पर हो जाता है। रोरिंग 40s 40 डिग्री अक्षांश के आसपास, 50 डिग्री को फ्यूरियस 50s और 60 डिग्री को सिंकिंग चीखता सा। ठीक बात है।